खबर तक के छात्र दर्शकगण, खबर तक के छात्र खंड के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को भाषा की जानकारी दूंगा। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए यह एक दूसरों के साथ अपने सुख और दुख को बांटता है, अपने मन के उद्गार को व्यक्त करता है, कभी खुशियां प्रकट करता है तो कभी दुख में लोगों की सहायता की प्रार्थना करता है। तमाम तरह के मन में जो विचार आता है उसका ये दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने कोई सर्कस या सिनेमा देखा या फिर कोई मैच ही देखा, तो आपके मन में यह विचार उठने लगता है कि आपने वहाँ जो कुछ देखा उसमें से कुछ चीज़ों को दूसरों को बताया जाए, और आप ऐसा करते भी हैं। और जिस प्रकार से आपके मन में यह भावना उठती है उसी प्रकार की भावना दूसरों के मन में भी उठती है, और तब एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों पर बोलकर प्रकट करता है या दूसरों से सुनकर उसे समझता है। इस आधार पर आपने यह महसूस किया कि एक माध्यम की जरूरत व्यक्ति को पड़ता है जिसके द्वारा वह अपने मन के विचार को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचार को ग्रहण करता है, और यह माध्यम ही भाषा कहलाती है। व्याकरण के दृष्टिकोण से इसे परिभाषित रूप में कहें तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाता है या दूसरों के मनोभावों को ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति दो तरीके अपनाता है। उसमें से एक तरीका मौखिक तरीका कहलाता है, यानी व्यक्ति अपने मन के भावों को सामने वालों पर बोलकर प्रकट कर देता है, और यह भाषा का यह रूप मौखिक रूप कहलाता है। यह तभी संभव होता है जबकि बोलने वाला और सुनने वाला, यानी जो अपने मनोभावों को दूसरों पर प्रकट करना चाह रहा है और दूसरा जो उसके मनोभावों को जानना चाह रहा है, यह दोनों आमने सामने हों। हालांकि अब तकनीकी विकास होने के कारण दूर स्थित व्यक्तियों से भी टेलीफोन के माध्यम से अपने विचारों को बोलकर प्रकट किया जा सकता है। इसके अलावा भाषा का एक और रूप है, वह रूप लिखित रूप होता है, और इसके लिए ध्वनि का एक सांकेतिक रूप जो एक चित्र का हिस्सा माना जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के लिए कुछ खास लिपियां होती हैं, जैसे अ, आ, क, ख आदि। ये सभी स्पष्ट रूप से होते हैं। क की जो आकृति होती है वह अ की नहीं होती, आ की जो आकृति होती है वह च की नहीं होती, यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए एक स्पष्ट चित्र होता है जो लिपि कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में अगर इसे लिपि की परिभाषा को हम बताना चाहें तो लिपि वह माध्यम है जिससे द्वारा लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, यानी भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर मनोभावों को प्रकट किया जाता है लिपि कहलाता है।
इसके अलावे आपने यह भी गौर किया होगा कि कई बार हम सांकेतिक रूप से भी अपने मनोभावों को प्रकट कर देते हैं। खासकर मूक बधिर दिव्यांग तो अपने मनोभावों को इशारों में दूसरे को बताते हैं। और भी कई अवसर ऐसे आते हैं जब कि कोई व्यक्ति बोलकर अपनी भावना को प्रकट नहीं करता, बल्कि इशारों में उस बात को बता देता है और सामने वाला व्यक्ति समझ भी लेता है। लेकिन यह भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट मानक नहीं होता, इसका मानकीकरण नहीं होता है। इसके अलावे आपके मन में एक विचार यह भी आ रहा होगा कि भाषा के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, यानी अपने मनोभावों को दूसरों तक प्रकट करना या दूसरों के मनोभावों को ग्रहण करना, यह काम तो बोली से भी होती है। आपका समझना बहुत हद तक ठीक है। भाषा और बोली बहुत मायने में मिलती जुलती है और एक ही काम करती है। भाषा की भी ध्वनि होती हैं, बोलियों की भी ध्वनि होते हैं। भाषा के शब्द होते हैं, ध्वनि के भी शब्द होते हैं। भाषा के वाक्य होते हैं तो ध्वनियों के भी, बोलियों के भी वाक्य होते हैं। लेकिन बोली और भाषा में मूलभूत अंतर यह है कि भाषा का एक व्याकरण होता है जो इसे एक प्रामाणिकता प्रदान करता है, एक स्टैंडर्ड रूप इसे देता है, जबकि बोलियों के मामले में यह लागू नहीं होता है। इसके अलावा बोली का विस्तार क्षेत्र भाषा के विस्तार क्षेत्र से कम होता है और आमतौर पर बोलियां किसी स्थापित भाषाओं का ही एक विकृत रूप होता है और कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी और चार कोस पर वाणी बदल जाती है। तो यह उसका ही एक रूप होता है जो बोली कहलाता है और स्थानीय क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि। भाषाओं की बात करें तो इसके 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। ये अनिवार्य तत्व हैं ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण। ध्वनि यानी हवा में एक विशेष प्रकार का तरंग उत्पन्न करना ध्वनि कहलाती है और इन ध्वनियों के आपस में मिलने से शब्द की रचना होती है, जिसके कुछ खास अर्थ होते हैं। इसके बाद इन शब्दों के आपसी संयोग से एक क्रम में उन्हें व्यवस्थित कर बोलने से या लिखने से वाक्य की रचना होती है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेला शब्द यह काम नहीं कर सकता। अकेली ध्वनि उत्पन्न तो हो सकती है, लेकिन वह किसी के मनोभावों को पूर्ण रूप से दूसरों तक पहुंचाने में या ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती है। और ऐसा ही शब्द के साथ भी होता है। जब तक यह वाक्य नहीं बन जाता है, तब तक यह किसी के मनोभाव को दूसरों तक और दूसरों के मनोभाव को उस तक पहुंचाने में सफल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर शब्दों के समूह की बात करें, राम को आज पटना से कलकत्ता जाना है और इसे हम यह कहकर शब्दों के समूह को अगर वाक्य मान लें तो इस प्रकार से कहें, है कलकत्ता पटना
आज राम, तो इससे दूसरा व्यक्ति कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा। यानी पहले व्यक्ति की वह भावना जिसके अंतर्गत वह यह बताना चाहता है कि राम आज पटना से कलकत्ता जाएगा, स्पष्ट नहीं होता है। यद्यपि सामान्य परिभाषा के अंतर्गत यह आ जाता है कि शब्दों के समूह वाक्य होते हैं, लेकिन शब्दों के ऐसे समूह को एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है और यह काम व्याकरण करता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना बताता है। तो ये चार भाषा के तत्व होते हैं। जब ये चारों समावेशित होते हैं तभी बोलियां भाषा बनती हैं। भाषाओं की बात करें तो इस समय दुनिया में 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक बोलने वाली भाषाओं के रूप में मंदारिन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जापानी आदि भाषा शामिल हैं। और कुछ भाषाएं, लगभग 33-34% भाषाएं तो इस स्तर की है कि जिसे बोलने और समझने वाले अब सिर्फ 1,000 या उससे भी कम लोग बच गए हैं। इन दिनों खासकर यह भाषा को लेकर एक बड़ी चिंता प्रकट की जाती है कि लोग कुछ खास भाषाओं की तरफ ज़्यादा झुकते चले जा रहे हैं, खासकर अंग्रेजी के प्रति, जिससे कई छोटी छोटी भाषाओं का विलोपन होता चला जा रहा है, जो एक भाषा के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भाषा का विविधीकरण ही इसके सौंदर्य को निखारता है और साहित्य को प्रगाढ़ बनाता है।